आप सुन रहे हैं विविध भारती। उजाले उनकी यादों की, उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के, जिनकी पहली ही फिल्म ने यह संदेश दे दिया था कि समाज के लिए बहुत जरूरी है अंकुश। पूरे आत्मविश्वास और लंबे संघर्ष के बाद राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और एडिटर एन चंद्रा ने फिल्म अंकुश से शुरू किया अपना सफर और बढ़ाया दर्शकों की तरफ दोस्ती का हाथ। कैसे न करते दर्शक एन चंद्रा से दोस्ती, वो तो इंतजार ही कर रहे थे। तेजाबी निर्देशक एन चंद्रा की यादों के उजाले विविध भारती की तरंगों पर सिर्फ आपके लिए। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा अपनी यादों के उजाले बांट रहे हैं। आपसे बातचीत की है अमरकांत दुबे ने। तो आइए सुने इस बातचीत का चौथा भाग। चंद्रा साहब, अब बात आ पहुंची है उस फिल्म पर जिसने एक तेजाबी धमाका कर दिया पूरी इंडस्ट्री में। जी। ऐसा लगा कि चाहे वो संगीत हो, चाहे वो फिल्म की कहानी हो, चाहे वो कलाकारों का अभिनय हो, चाहे वो टेकिंग हो, कोई भी बात हो, फिल्म का हर हिस्सा लोगों को पसंद आया। और हमारे सुनने वाले समझ ही गए होंगे कि मैं तेजाब फिल्म की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल। तो इसका जो प्लॉट था, अगर देखा जाए तो कुछ हिस्सा जो था वो कहीं ना कहीं अंकुश की तरह था। उसी तरह के कुछ सड़कों पर घूमने वाले लड़के थे, कुछ छोटे मोटे दादागिरी करने वाले, और फिर उनके बीच में से निकला एक लड़का था मुन्ना, जो अलग एक करियर बनाना चाहता है। तो ये सारा कुछ कैसे आपके दिमाग में आया? ये एक्चुअली क्या हुआ कि मैं जब प्रतिघात एंड में थी, बिल्कुल मतलब खत्म हो गई थी, मिक्सिंग चल रही थी। हाँ। तो उसी वक्त मैं कुछ बीमार हो गया था और 7-8 दिन घर पे मुझे बिस्तर पे रहना पड़ा था उस वक्त, 8-10 दिन। तो उस दौरान में मुझे किसी ने ना, इसे उस वक्त वीडियो कैसेट्स आना शुरू हो गए थे, तो कोई एक इंग्लिश पिक्चर मेरे को दी थी देखने के लिए। तो उसमें एक सीक्वेंस मेरे को देखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई स्टार्टेड वर्किंग, यार इसके इर्द कुछ। मैंने कहानी पूरी जो है A to Z, सिर्फ एक वो सीक्वेंस ने मेरे को चालना दी सिर्फ। जी। उस सीक्वेंस से एक कहानी आपके दिमाग में आ गई। हाँ, उस सीक्वेंस में मतलब उसमें ना मेरी कहानी थी ना कुछ था, लेकिन वो सीक्वेंस ने मेरे को इतना प्रभावित किया। मैंने कहा यार इसके ऊपर से कहीं सा, और अचानक वो जो बहने लगा। और मैं जब तक बीमारी से ठीक हुआ, तकरीबन मेरा स्क्रीन प्ले जो है, 1 लाइन स्क्रीन प्ले, वो उसका काफी रेडी हो चुका था। अच्छा, फिर आगे कैसे उसके बात बाद बढ़ी? फिर मैंने कॉल करके, एक राइटर थे हमारे यहाँ, अभी तो नहीं, उनका लड़का भी अभी वो राइटर ही है। उनकी एक खास स्टाइल थी, मतलब एक आदत थी। आई एम वेरी जोवियल पर्सन। बहुत सारी अंग्रेजी फिल्मों के उनको प्लॉट्स मालूम थे, ये थे। तो वो हमेशा किसी डायरेक्टर के यहाँ, सक्सेसफुल डायरेक्टर ऐसे कभी चक्कर मारते थे, साथ में चाय पीते थे, गप्पे हंसी मजाक करते थे। हाथ में क्या करते थे, वो अपनी जेब में एक ना नहीं बोलो तो 200-300 फिल्मों के टाइटल्स ऐसे लिखे रहते थे। हाँ, और वो देखते, ये ले लो, इसमें से कोई टाइटल चाहिए, टाइटल ले लोगे, 5000 रुपया लगेगा। तो मैं कहा लाइए देख लेते हैं। उसमें तेजाब टाइटल था। मैंने कहा ये अगर मुझे मिल गया, एसोसिएशन में किसी के पास नहीं होगा, तो आपके 5000 तो पक्के। मैंने एसोसिएशन में डाला, वो मिल गया, किसी ने लिया नहीं था। मैंने कौन साहब को 5000 रुपये दिए और फिल्म का टाइटल रखा तेजाब। जी। हाँ, तो उस समय तक आपको क्लियर हो गया था कि आप जो कहानी पे काम कर रहे हैं उसके लिए ये टाइटल सही रहेगा? हाँ, उसलिए कि मुझे वो जो मेटामॉर्फोसिस होता है ना, उस तरह से था। वो जो बाद में कोर्ट में वो कहता है मुन्ना कि हाँ मैं तेजाब हूँ, लेकिन कहाँ से आया तेजाब? मैं तो बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र पैदा हुआ था वहां से। तो ये समाज ने मुझे ये तेजाबी में बना दिया है। यू हैव मेड मी एसिड, जो हर चीज को जला देता है। मगर मैं पूछना चाहूंगा कि कहाँ से आया है तेजाब? मैं आपसे, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर से, यहाँ बैठे एक एक आदमी से सबसे पूछना चाहूंगा कि कहाँ से आया है तेजाब? मेरी माँ की कोख से यह तेजाब पैदा नहीं हुआ था माय लॉर्ड।
एनसीसी की वर्दी में, जिसने देश और समाज के लिए मर मिटने की कस्में खाई थी और अपनी जान पर खेलकर अपने माँ बाप को खोकर भी वो कस्में निभाई थी, वो तेजाब नहीं था माय लॉर्ड। मैं महेश देशमुख तेजाब नहीं था माय लॉर्ड। ये जो संवाद थे ऑलरेडी लिख चुके थे उस समय तक जब आपने? नहीं, लेकिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन मुझे मालूम था, सीन होने वाला ये पता था, एग्जैक्टली ये डायलॉग नहीं था, लेकिन इतना मालूम था कि ये लड़के का जर्नी ऐसा होने वाला है। एक लड़का जो अपने देश के लिए जान देना चाहता है, नेवल ऑफिसर बनना चाहता है, और अनफॉर्चुनेटली उसकी माँ बाप को उसके आंखों के सामने मार दिया जाता है, और बाद में कुछ करना चाहता है तो वो जो लड़की का बाप है उसको कैसे फंसा देता है, और फाइनली उसको मजबूरी में ये तुम्हारा समाज सारा है वो गुंडा बना देता है, और बाद में और जाकर के तड़ीबार भी कर देता है। तो वो ये हमारे सिस्टम का विक्टिम है वो। तो वो जाहिर है कि वो जो जर्नी है कि साफ पानी से लेकर तेजाब का सफर जो उसका, वो तो इसलिए तेजाब तो बिल्कुल वर्ड ऐसा मिल गया कि बाद में उसके इर्द गिर्द काफी सीन्स भी बने, डायलॉग भी बने। जी जी। फिर अब यहाँ एक और भी बड़ी चीज जुड़ी हुई है, और वो है माधुरी दीक्षित। जी जी। जो 1 2 3 4 5 6 7 ये गाना, मतलब एक सिंपल सी गिनती है जिसको गाना बना दिया और आज भी वो गाना जो है वो अपने आप में एक इतिहास है। एक्चुअली आइटम नंबर वहीं से तो शुरू हुआ, उसके पहले आइटम नंबर इस तरह के, और इस तरह से तो पिक्चराइज कभी गाना हुआ ही नहीं था स्टेज का, कि जहाँ पे सीट्स ही नहीं है, सारे पब्लिक खड़ी है, शर्ट उतार रही है, फेंक रही है। ये आइडिया कैसे आया था आपको? ये मैंने एक अंग्रेजी फिल्म में इस तरह से देखा था, एक गाना स्टेज के ऊपर होता है, उनके यहाँ भी वैसे ही होता है। उनके सारे जो अगर आप देखेंगे बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, जी जी, वो इवन खड़े माइकल जैक्सन का वगैरह होता है, वहाँ पे थोड़ी कोई पब्लिक ऐसी सीट पे बैठी है, क्योंकि वो होता ही है यूफोरिक, वो होता ही है जोश वाला। वहां तो फ्रंट पेज पे लड़कियां देखते देखते फेंट हो जाती है, उनको उठा करके एम्बुलेंस में हॉस्पिटल में ले जाता है, इतना बवाल होता है। मतलब वो यूफोरिया होता है जब माइकल जैक्सन स्टेज पे गाता है तब। तो वो सारा माहौल मुझे कभी भी इंडियन स्क्रीन पे दिखा नहीं था जी। तो वो मैंने यहाँ पर मैं बोला ये गाना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये लड़की का प्रोफेशन है और ये बवाल हो जाना चाहिए इससे। बिल्कुल बिल्कुल। जिस समय माधुरी दीक्षित को आपने साइन किया, वो इतनी बड़ी कलाकार थी नहीं, इसी फिल्म से उनकी जो सही पहचान बनी। 2-3 फिल्में 4 फिल्में उसकी चली भी नहीं थी, वो चली नहीं थी। तो इतना यकीन था आपको कि ये लड़की इतना कर लेगी? हाँ, क्योंकि मैं उससे एक बार पहले मिल चुका था और मेरा इम्प्रेशन उसके बारे में बहुत सही हो गया था। और दूसरी बात क्या हुई थी कि जब मैंने अनिल कपूर साहब को जब स्क्रिप्ट सुनाई तो उन्होंने बोला बोनी को कि मुझे हर हालत में ये फिल्म करनी ही करनी है। तो बोनी जी ने बोला कि यार कैसे बात, तुम्हारी तो 8-10 फिल्में फ्लोर पे हैं, 2 साल तक तो ये नहीं है। तो उसने बोला मुझे कुछ मालूम नहीं है बोनी, बट आई हैव टू डू दिस फिल्म, मुझे करनी है। तो फिर बोनी ने मेरे को बुलाया, मुझे बोला यार डेट्स का क्या करेंगे। मैंने कहा आप बताओ मेरे को, डेट्स तो आप ही देंगे, बेकार चला। तो मैंने कहा 2 साल रुकने का तो कोई मतलब नहीं, कहानियाँ स्टेल हो जाती है, लोग स्टेल हो जाती है, मेरी आइडिया स्टेल हो जाएंगी। बोला नहीं मैं तो अनिल तो चाहता ही है, तो एक काम करते हैं, मैं तुमको डेट तो नहीं दे सकता, लेकिन जितनी मेरी फिल्में चल रही हैं उसका जो कैंसलेशन होगा वो तुमको मिलेगा। और उस वक्त क्या होता था, कैंसलेशन पहले पता नहीं चलता था। जैसे कि 3 दिन पहले पता चला जी हीरोइन बीमार हो गई तो कैंसिल हो गया। 3 दिन पहले पता चला कि संसार हीरो दूसरी जगह पे शूट कर रहा था, वो एक्सटेंड हो गया। उसने कहा कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरा ये शेड्यूल खत्म करना जरूरी है क्योंकि यहाँ यूनिट बैठा हुआ है, तो शेड्यूल कैंसिल हो गया, किसी और को वजह से हो गया। तो मतलब कि तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 72 या 48 आवर्स की तुमको ये मिलेगी नोटिस। इतने में तुमको जहां पर भी होगा वो वहां पे जाके शूट करना है जी। मैंने कहा चलो वो भी कर लेते हैं। मैंने बताया ना कि बिकॉज ऑफ द एडिटिंग मालूम थी, राइटिंग मालूम थी, सब कुछ, सब तर्कश में मेरे तीर तो थे सब। इसके लिए आपको ये भी जरूरी था कि आपको कोई कॉम्बिनेशन के आर्टिस्ट ऐसे हों जिनकी डेट फ्री रहे। क्या बात है, बिल्कुल बजा फरमाया आपने, एकदम पते की बात बोली। तो हुआ कि दोनों के सेक्रेटरी राकेश नाथ करके हैं, रिक्कू, पॉपुलरली रिक्कू बोलते हैं उनको। तो राकेश जी थे, तो जाहिर है कि अगर अनिल जी की डेट मिलेगी तो राकेश जी माधुरी जी की कहीं से डेट मैनिपुलेट कर लेंगे, कुछ ना कुछ एडजस्ट तो करेंगे ना। तो इसलिए, और प्लस मैंने पहले माधुरी से मिल चुका था, इम्प्रेस हो चुका था उससे, तो मैंने कहा आई थिंक वी शुड टेक हर।
और इस तरह से वो फिल्म में। और फिर साथ में चंकी पांडे, वो भी उस समय इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं थे, तो उनकी वो भी हिट हो चुके थे आके। एक फिल्म उनकी पहलाज नियालानी की आई थी, आ गया ऐसे कुछ आई थी, जिसमें वो मेन हीरो थे। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसका हुआ क्या कि मैं जब प्रतिघात की कास्टिंग कर रहा था, तो उसमें एक रोल है जो मोहन भंडारी ने किया, पुलिस ऑफिसर का है, जो इंटरवल में मर जाता है, जिसका मर्डर घाट पे मर्डर हो जाता है। जी हाँ, जी वो हाँ। काली करता है। हाँ, हाँ। तो ये ऑडिशन के लिए आए थे, ऑडिशन भी ली मैंने इसके बाद बाजू में उसको मेरे तुझसे बात करनी है। मैंने जानता नहीं था, मैंने कहा देख क्या है ना, तेरे को मैं रोल दे देता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यू आर कट टू बी अ हीरो। तुम एक बार ये कैरेक्टर रोल करोगे ना, ये इंटरव्यू में मर जाता है, फिर लोग तुम्हारी तरफ देखना, तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। तुम बोलो तो मैं दे देता हूँ, बट मेरे हिसाब से तुमको ये रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये तुमको कैरेक्टर एक्टर बना देगा, साइड ही बना देगा। और उसने मेरी बात मान ली। इसलिए जब तेजाब का ये आया ना, तो बोला मैं चंद्रा जी की पिक्चर तो करूंगा ही, चाहे 2 डायलॉग हो। मुझे तो तुझसे भी हिसाब चुकाना था बब्बर, अच्छा हुआ तू यहीं आ गया। मुन्ना तक पहुंचने से पहले तुझे रोकने के लिए मैं यहाँ तो क्या तेरा पाताल तक पीछा करूंगा लौटिया। लेकिन वो बहुत दमदार रोल था वो। नहीं, वो तो था ही कमाल रोल, तो कमाल का रोल दिया आपने, लेकिन उसका इमोशन उसका अटैच था। हाँ, ये आदमी है जिसने मुझे, मैं आज हीरो बन गया हूँ, अच्छा खासे 2 फिल्में और हिट हो चुके हैं, बिकॉज इसने मुझे वहां से सीधा बोल दिया था कि यार तू हीरो दिखता है, तू ये सब मत कर। अब यहाँ पे देखिए, आपने इतनी समझदारी के साथ पूरी टीम बनाई थी। अब 1-2 और भी कैरेक्टर हैं जिनकी मैं बात करना चाहता हूँ। एक तो है जॉनी लीवर जी, जो इस फिल्म से पहचाने गए। हालांकि वो काम करते रहे होंगे, स्टैंड अप कॉमेडियन का या जो कुछ भी है, लेकिन एक फिल्म में उनका इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। उनका खुद का ये कहना है इसके ऊपर कि चंद्रा जी वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने मुझे, मैं हमेशा, मेरे को ना लोग मिमिक्री की इसमें लेते थे, मैं अशोक दा की मिमिक्री कर रहा हूँ, किसी कैरेक्टर देना सिर्फ, जो किसी भी दूसरे इससे इंस्पायर्ड नहीं है, किरदार देने वाले जो है ना, वो पहले हैं चंद्रा जी। समझे, मैं एक कैरेक्टर हूँ, एक लड़का हूँ बाकायदा कॉलेज में जाने वाला, ये है वो है। तो इट वाज द फर्स्ट फिल्म विच ब्रॉट मी फ्रॉम कैरिकेचरिस्ट कैरेक्टर टू अ कैरेक्टर। और बहुत जबरदस्त काम किया उन्होंने। आज उनकी सारी फिल्मों में सबसे पहला नाम उनकी इस फिल्म का ही आता है, तेजाब का ही आता है। इतनी फिल्में की हैं, और वो एक्सटेम्पर बहुत कंट्रीब्यूट भी करते हैं, क्योंकि ह्यूमर से, सेंस ऑफ ह्यूमर उनका बहुत जबरदस्त है। तो बहुत सारे ऐसे पंचेस हैं वो उन्होंने एक्सटेम्पोर बोल दिए हैं। अभी तो बहुत टाइम है यार। अरे यार चाय भी पिला। अरे जरूर। क्या हुआ? अरे मेरी किसी ने पॉकेट मार दी भाई। हाँ? तेरे पास किधर से पॉकेट आएगी? अरे सुबह एक ही मारी थी यार। नहीं मिला। गुलदस्ता है, हैं? उसको चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, चाय के साथ नाश्ते का भी बंदोबस्त हो जाएगा। अब दूसरा जो कैरेक्टर है जो बहुत अच्छा फिल्म में उभर के आया, और जिसने मतलब फिल्म ने जिस कलाकार को बहुत मदद की, वो है अन्नू कपूर। बिल्कुल। गुलदस्ता। हाँ, वो गुलदस्ता, वो शायद उनकी भी पहली फिल्म थी वो, या मतलब पहला उनको जो रिकॉग्निशन मिली, जो वो यही थी। आज भी मुझे कहीं पे मिलते हैं ना, तो बोलते हैं यार ऐसा है कि वो गुलदस्ता नाम ऐसा चिपक गया है कि जिधर भी जाता हूँ, कहीं शूटिंग में पंजाब चला गया, इधर लोग गुलदस्ता के नाम से ही मुझे पुकाते। बाकी मैंने इतने सारे बीच में किरदार किए, लेकिन किसी ने मुझे किसी किरदार के नाम से नहीं बुलाया। झूमती चली हवा, याद आ गया कोई, झूमती चली हवा। और क्या मन भर गया रे, भर गया दिल। नहीं कुछ तो लोगे, नहीं थोड़ा कुछ, छोटी मोटी चाय 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 और खाने को अरे नहीं भैया, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा गुलदस्ता जी, बाबू जी, कभी कभी ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि तेरी चाय ज्यादा मीठी है या तेरी आवाज। कहीं तो चाय में कुल्ला तो नहीं करता? अरे तुमने पुकारा और हम चले आए, अरे मुझे तो लगता है जान हथेली पर ले आए।
जिस दिन लक्ष्मण जी की नजर अगर नहीं कान रे वही कान तेरे पर पड़े तू तो चला सीधा चढ़ियो। देखना किसी दिन इसी चाय की दुकान में बैठकर रेडियो पर गुलदस्ते का गाना सुनेंगे। आपने एक एक कैरेक्टर को, चाहे वो इतने छोटे छोटे कैरेक्टर रहे हों चाहे कुछ भी हो, लेकिन उनका ग्राफ आपने ऐसा बनाया लिखने में कि वो अपने आप में, देखिए आज इतने बरस के बाद भी हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है कि एक राइटर जो डायरेक्टर भी है, एडिटर भी है, उसने जब इनको गढ़ा, इन किरदारों को जब गढ़ा, तो इतनी खूबसूरती से उसको शेप दिया है यहाँ तक कि आज इतने बरसों बाद हम याद कर रहे हैं और इतने ही और बरसों बाद ये कैरेक्टर याद रहेंगे। तो निश्चित रूप से बहुत ही कमेंडेबल काम है आपका ये, तेजाब। मेरा एक मानना क्या है फिल्म के बारे में कि फिल्में हिट होती है, फिल्में सुपर हिट होती है, लेकिन अगर आप अपनी फिल्म में शेल्फ लाइफ देना चाहते हो, मतलब वो ज्यादा देर तक शेल्फ पे बिकती रहे, जिसको बोलते हैं शेल्फ लाइफ, वो ज्यादा सजा मिलना हो ना, तो आपको मेन कहानी, मेन हीरोज के अलावा ना आपके किरदार बड़े इंटरेस्टिंग होने चाहिए। कम से कम 8-10 किरदार ऐसे होने चाहिए जिनके लिए लोग बार बार चले जाएं। आप शोले का भी एग्जाम्पल लीजिए। हाँ बिल्कुल, हर भोपाली भी देख लीजिए, हम अंग्रेजों के दौरान के जेलर है देख लीजिए, फिजू खोटे का किरदार कालिया जो 2 लाइन और वो पत्थर पे बैठा है सांबा। तो बहुत गैमट ऑफ कैरेक्टर्स, अगर कलरफुल कैरेक्टर्स आपके हीरो हीरोइन आपके कहानी के इर्द गिर्द हो ना, तो उसकी शेल्फ लाइफ बहुत बढ़ जाती है। चूंकि आप ये बात कर रहे हैं, यहाँ ये बात जरूर पूछना चाहूंगा कि कई बार कुछ निर्देशक कुछ बड़े कलाकारों जो कि बड़े स्टार्स होते हैं, उनके दबाव में आकर कहीं ना कहीं कहानियों में समझौता करते हैं। क्या ऐसा होता है? ऐसा सुनते हैं कि ऐसा होता है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ना किसी निर्देशक का, ना किसी स्टार का, लेकिन क्या ऐसा होता है? भी नाम लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक मनोवृत्ति है, ये कोई एक कैरेक्टर या एक हीरो या डायरेक्टर की बात नहीं है। अभी क्या हो गया है कि हीरोज इतने इंपॉर्टेंट हो गए, इतने सेंटर ऑफ द उसमें आ गए फोकस में, कि आप बहुत ज्यादा फुटेज दूसरों को नहीं देना चाहते। आप ज्यादा से ज्यादा उसमें हीरोज को इम्पोर्टेंस देना चाहते हो, तो हीरो ही कॉमेडी करता है, हीरो ही एक्टिंग करता है, हीरो ही फाइटिंग करता है, हीरो ही रोता है, हीरो ही मारता है, हीरो ही गुस्सा होता है। हम लोग ये सारा बांटते थे ना दूसरे किरदारों में, वो सारा आज हीरो ही करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि फिल्म चल जाती है, लेकिन उसको शेल्फ लाइफ नहीं रहती, लाइफ नहीं रह जाती है उसकी, बिल्कुल ही नहीं रह जाती। आप बताइए मेरे को कोई भी अभी पिछले 10 साल में जो बड़ी सी बड़ी भी हिट फिल्म हुई हो, बिल्कुल, लेकिन उसको शेल्फ लाइफ नहीं होगी उसकी। नहीं है। तो ये जो हमारे जो दर्शक के अलावा हमारे जो निर्देशक और जो बड़े स्टार हैं, अगर वो सुन रहे हो तो उनको भी ये समझना चाहिए कि ये चीज उनके अपने प्रोडक्ट के लिए खतरनाक है। अच्छी है कि ज्यादा से ज्यादा जो है ये शेल्फ पे रहे। हाँ, एक कहानी है, उस कहानी में सबका हिस्सा है, और वो सबके हिस्से अगर बराबर बराबर बांटे जाएं और सबको ईमानदारी से मिले। इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स लोगों को देखने को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बिल्कुल सही। तभी जाके वो लोग, एक तो कहानी आपने देख ली, हीरो हीरोइन को देख लिया, फिर आप क्यों 3-3 बार जाते हो? बिकॉज ऑफ दोस कैरेक्टर्स। अगर हम वापस शोले लगाते तो अरे अंग्रेजों के जमाने के जेलर है, बड़ा मजा आता है, अरे सुरमा भोपाली फेकम पक कर रहे हैं, अरे मजा आता है। लोटिया का यकीन अपने कर्जदारों की जबान का मोहताज नहीं श्यामलाल। लोटिया जब देता है तो एहसान नहीं करता, और जब लेता है तो लिहाज नहीं करता। चंद्रा साहब, देखिए, आपकी तमाम फिल्मों की अगर बात करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं हर एक फिल्म में एक पिछला थ्रेड तो मिलता है, लेकिन हर अगली फिल्म आपकी एक कुछ नई चीज लेकर आती है। अब बात मैं नरसिम्हा की करूंगा। नरसिम्हा की अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं वो लड़ाई झगड़ा मारपीट वायलेंस तो था, लेकिन म्यूजिकली ये एक अलग तरह की आ गई पिक्चर। फिर आपने यहाँ पे एक वो रवि को लेके अलग से एक मतलब दर्शकों को चौंका दिया कि एक नया लड़का और एक नई लड़की, रवि बहल और उर्मिला का पेयर आपने सामने रखा, और सनी देओल का पेयर आपने डिम्पल के साथ कर दिया, और फिर ओम पुरी को लेके बाप जी बना दिया आपने। तो ये सारा कुछ जो है आप अपने आप से प्रयोग करते रहे, आप अपने आप को चैलेंज देते रहे। ये क्या कुछ अपने आप से लड़ाई रहती थी आपकी? एक्चुअली क्या है कि मैं ना, लोग जनरली जो काफी, आप अगर देखें कि नाम लेने की जरूरत नहीं, एक जॉनर में अगर एक आदमी
इसी तरह के उसमें हिट हो जाता है ना, तो डायरेक्टर ने उससे भटकना नहीं चाहता, वो उसी में रह के, अगर वो कॉमेडी में चलता है ना, वो कॉमेडी ही फिर 25 साल तक कॉमेडी करते रहेगा। हो सकता है सक्सेसफुली करता रहे, लेकिन वो इधर उधर एक्शन में चला गया है, नहीं जाना चाहते। जी। मैं बहुत बोर हो जाता हूँ सेम जॉनर में। जी जी जी, वो तो आपकी फिल्में देख के लगता ही है। हाँ, क्योंकि हर बार आप अपने आप को दोहराते कभी भी नहीं है, हमेशा अपनी नई फिल्म के साथ कुछ नया दिया है। जी। तो ये नरसिम्हा का जो पूरा थॉट था, जैसे कि वो दीवार तोड़कर खंबा तोड़कर भगवान आए थे, उसी तरह से वो बेसिकली उसमें डायलॉग भी है कि वो एक्चुअली जैसे माहौल है, तो जनता चुप है, बोलती कुछ भी नहीं है, और सारे आसपास जो भी कुछ अच्छा बुरा सारा हो रहा है, बट जनता चुप रहती है। तो जब वो नरसिम्हा निकलेगा ना, तभी वो जनता बोलने लगेगी, यू नो, बिकॉज एवरीबडी साइलेंट, नोबडी इज टॉकिंग। तब तो नरसिम्हा का तो निकलना ही पड़ेगा कि बोलने के लिए, मतलब अत्याचार के अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट। एक्चुअली दैट वाज द बेसिकली अगेन मेटामॉर्फोसिस जैसा है, मेटाफोर था वो। अब यहाँ पे जब नरसिम्हा की हम बात करते हैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि जो वायलेंस है, जो लड़ाई झगड़ा है, कहीं जानबूझकर डाला गया है। आपने जो बैकग्राउंड रखा वो सब बिल्कुल उसको सपोर्ट करता है कि ये एक जो शोषण करने वाला एक जमींदार तरह का बंदा जो है हुकूमत कर रहा है। जी। तो ये जब आप कास्टिंग कर रहे थे, तो जब आप फिल्म लिख रहे थे तभी आपने तय कर लिया था, या फिल्म लिखने के बाद आपने कुछ इसमें मतलब आपने सोचा कोई और हो और लिया किसी और को हो? उस बारे में थोड़ा सा बताइए। इस फिल्म की कहानी की भी एक बड़ी सी अजीब, इसके पीछे बहुत अच्छा किस्सा है। अच्छा। हाँ, मैं पूना में जो है रंजीत होटल में, रंजीत है शायद होटल, वहाँ पे मैं और नाना पाटेकर हम लोग अपना प्रतिघात का कुछ वो करने के लिए गए थे। वो मेरे साथ काफ़ी डिस्कशंस करता था, ये वो है, इन्वॉल्व रहता था, इज वेरी क्रिएटिव पर्सन। तो बाद में तेज़ाब लग चुकी थी और हिट हो चुकी थी, तेज़ाब लगी थी। हाँ, नाना फिर कहीं 2 दिन के लिए चला गया, उसका कुछ काम था, मैं तो वहीं पर था रूम में। तो एक दिन शाम को दरवाजे पे नॉक हुआ, किसी की अपेक्षा नहीं थी, तो मैंने दरवाजा खोला तो एक लड़की खड़ी थी, अंदाजन 25-26 साल की होगी। तो बोली, आप एन चंद्रा है ना? मैं कहा हाँ। आपने वो प्रतिघात और वो फिल्म में बनाई? मैं बिल्कुल। तो मेरा नाम, मुझे नाम नहीं याद, मैं अंदर आ सकती हूँ? बोले नहीं, मैं यहाँ पर नीचे अकाउंट डिपार्टमेंट में मैं सीए कर रही हूँ, तो जो इंटर्नशिप होती है ना, इसीलिए यहाँ के अकाउंट डिपार्टमेंट में मैं ऐसा इंटर्नशिप करने गया, तो मुझे पता चला कि आप हैं, तो कहना है। तो मैंने दरवाज़ा खुला ही रखा, मुझे पता, मैंने बैठो। तो बोले कि नहीं, मुझे पता चला आप यहाँ है, मैंने आपकी वो फिल्म देखी है, फिल्म देखी है। और अचानक ना वो मुझे अपनी कहानी बताने लगी। उसको कहीं और वो एक होता है ना कि मेरे अंदर भरा हुआ है, आई वांट टू स्पीक टू समबडी, ये कौन मेरी विविधता समझेगा, तो शायद ये आदमी है, ये इस तरह की फिल्में बनाता है जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जो बोल नहीं पाते हैं, बड़ा आदमी उसको दबा रहा है। उसने ये बताया कि मैं जहाँ रहती हूँ, पुणे में रहती गई हूँ, तो वहाँ पे मेरा भाई है, वो कॉलेज में एक बहुत बड़े आमदार जो है ना पॉलिटिशियन की लड़की के इसमें पड़ गया, और वो लड़की उसको छोड़ने का तैयार। हमने बहुत मनाया, तो उन लोगों ने हमारे पर, हमारा कैंटीन का बिजनेस था, एक कंपनी में कैंटीन, मतलब मेरी माँ चलाती थी, हमको कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा कैंसिल हो गया, हमारे आमदनी बंद हो गई, ये हो गया वो हो गया। मैं कह यार पता नहीं मुझे क्यों बता रही है। फिर अचानक बोलते बोलते ना वो बोली, आपको पता है हमारे ना गली में एक गुंडा है, और पता है वो बचपन में मेरा स्कूलमेट था, मैं हमेशा देखती हूँ, अभी तो आता है तो सब लोग भाग जाते हैं, ये है वो है। तो मुझे ना धीरे धीरे दोनों चीज़ों का ना एक रेफरेंस समझ में आया कि नाउ शी वांट्स दैट गुंडा टू बी हर सेवियर। समझ गया मैं। सनी देओल वाला कैरेक्टर आपने वहाँ जो से था, वो आपको वहाँ से सूझा। बस बाप जी, आपके नमक की गुलामी खत्म। आज से जंग शुरू होती है, और ये जंग सिर्फ इसलिए नहीं कि एक परिवार इस शहर में रहता है या नहीं, ये जंग फैसला करेगी कि ये शहर आपका है या इस शहर के रहने वालों का। ये जंग फैसला करेगी कि इस शहर के नौजवान आप जैसे बाप जी के हाथों की कठपुतली है या इस शहर का मुकद्दर। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए उस परिवार को इस शहर से निकालने की, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा उस परिवार को इस शहर में रखने की। और वो बाप जी का कैरेक्टर, तुझे बाप जी की ताकत का अंदाजा नहीं है। मेरे बनाए नरसिम्हा की जिंदगी का मकसद मेरा हुक्म मानने के सिवा
कुछ नहीं होगा। वो बाप जी का और ये डिम्पल का और ये डिम्पल और वो कॉलेज वाला लड़का रवि बहल, सारी की सारी कहानी हुई। आपके दिमाग में तुरंत नक्शा खिंच गया। मैंने कहा पूरा ये तो ब्लॉकबस्टर सब्जेक्ट है यार और कभी सुना भी नहीं, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। उसी वक्त नहीं, मतलब धीरे धीरे बुने गए। मुझे मेरे बैक में रहा कि ये सब्जेक्ट है, ये ऐसा बन सकता है जी जी। कि मतलब वो इतना कि उसके घर की बत्ती गुल कर देते हैं, आटे के इसमें मरा हुआ कबूतर मिल जाता है कि हम तुम्हारा क्या कर लेंगे अगर तुम्हारे लड़के ने मेरी लड़की का पीछा नहीं छोड़ा तो, आई थ्रो यू आउट ऑफ दिस टाउन। इस तरह का है। और फिर कौन खड़ा होता है जिसने अपना जिंदगी का मकसद खोया है? वो बाबूजी जहां बोलता है जाके मार देता है। जिसने अपना अंतरात्मा, अपना मॉरल, अपना सब कुछ खो दिया है, उस आदमी के अंतरात्मा को ये जगाती है और वो फिर खड़ा हो जाता है उसी आदमी के अगेंस्ट, बिकॉज ही हैज गॉट नथिंग टू लूज। भटका हुआ इंसान आग की भटकी हुई लपटों जैसा होता है मैडम। इनका कोई रुख, कोई दिशा नहीं होती। कभी इन लपटों के आंचल में खाना पकता है तो कभी इनकी गर्मी से बस्ती की बस्ती जल जाती है। और आज अगर किसी का घर उजड़ जाएगा तो उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अगर आपको लगता है कि मेरा कसूर है तो हम तो सिर्फ 5 हैं। यहाँ पर सारी बस्ती खड़ी है। बुला लो किसी को भी अपनी मदद के लिए, देखता हूँ कौन आता है। अरे ताकत आजमाने के लिए हम ही रह गए थे। एक मजबूर लड़की, एक बुढ़िया, एक अधमरा लड़का। अरे ताकत का इतना ही गुरूर था तो जाकर अखाड़े में आजमाते, खेल के मैदान में दिखाते, बॉक्सिंग रिंग में जाकर आजमाते तो तुम्हारी ताकत इस देश का गौरव बनती, किसी मजबूर परिवार का कहर नहीं। अच्छा, ओरिजिनली जो वो लड़की ने जिस कैरेक्टर के बारे में बताया था वो उस एमएलए से कनेक्टेड था? नहीं था। ये आपने हमने ये मिक्स किया। हाँ, ये आपने सिनेमैटिक डाला। हाँ, क्योंकि फाइनली वो कहानी उधर ही आनी चाहिए ना कि आपका ये आदमी आपके ऊपर उलट जाता है। हाँ। अच्छा, जब आपने कहानी बुन ली, लिख ली, तो लिखते समय ही आपने तय किया था कि ये कैरेक्टर नहीं, उसमें भी ऐसा हुआ कि मैं उस वक्त ना, जब तेजाब चल रही थी तो और एक फिल्म मेरी चल रही थी हमला में धर्म जी भी थे, अनिल कपूर भी थे। तो धर्म जी ने मुझे बोला कि यार तू एक काम करना, तू मेरे फिल्म में विजेता फिल्म्स के लिए ना एक फिल्म डायरेक्ट कर, ये सनी को लेके। मैं नहीं, आपके लिए, आपके बनने के लिए कौन नहीं करेगा। मैंने ये बोला ही दूसरे दिन उन्होंने मेरे घर पे पैसे भेज दिए। हाँ, वो करीम मोरानी और अली मोरानी है ना, उनमें से एक आए थे, ये धर्म जी ने भेजे। तो मैं बोला अब तुम, धर्म जी ने मेरे को बांध दिया चलो ठीक है। ये जब कहानी मैंने लिखी और सब हो गया तो मुझे लगा कि यार ये तो वही कैरेक्टर है, क्योंकि ये गुंडा है लेकिन ही इज जो 10 लोगों को मार सकता है। तभी तो बाबूजी बोलेगा ना कि जाके इसको मार के। हाँ, बिल्कुल। वो लुकड़ा उकड़ा तो हो नहीं सकता है, बाहुबली टाइप होना चाहिए और वैसा ही लगना चाहिए कि बाबूजी जो बोलेगा मानेगा। अपना दिमाग चलाएगा नहीं, ही विल जस्ट गो एंड डू व्हाटएवर, एंड देन उसका कॉन्शियस निकलने के बाद वो बदला हुआ आदमी जी। तो मैंने उनको सुनाई कहानी, तो बोले तो कमाल की कहानी है। तो मैंने फिर स्क्रिप्ट लिखी वगैरह वगैरह वगैरह। और उस वक्त उनसे विजेता फिल्म्स की कोई दूसरी फिल्म चल रही थी या कुछ था। तेजाब खत्म हो गई और अभी क्या हो गया था, मैं बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन गया था, फाइनेंसर भी थे मेरे पास, अगली फिल्म करना, अगली फिल्म। तो फिर मैंने धर्म जी को जाके रिक्वेस्ट किया, मैंने कहा धर्म जी अगर आपको तो ये फिल्म थोड़ी अगर बाद में बनानी है ना, तो अभी ऐसा है, ये स्क्रिप्ट मैं बना लेता हूँ, मैं आपको दूसरी स्क्रिप्ट लिख के देता हूँ तसानी के लिए। बोले तुम बना तो बनाओ। तो फिर मैंने वो इसके बाद प्रोड्यूस की जो नरसिम्हा। अच्छा, अब यहाँ मैं रवि बहल के कैरेक्टर के बारे में भी जरूर बात करना चाहूंगा कि ये म्यूजिकल कैरेक्टर, उसमें रवि बहल को लेने के पीछे क्या मकसद था? एक्चुअली क्या हुआ कि मैं रवि बहल को जानता नहीं था जी। एक दिन वो मुझे मिलने आया ऑफिस में, मतलब स्ट्रगल कर रहा था कि काम मिले वगैरह। तो उसने मेरे को, हालांकि मैं कोई माइकल जैक्सन वगैरह इस टाइप के वेस्टर्न सॉन्ग्स का बहुत बड़ा शौकीन नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा देखा भी नहीं। मैं इंडियन म्यूजिक के बारे में आप मुझे बताइए, मैं काफ़ी कुछ बता सकता हूँ। तो उसने मेरा बोला मैं आपको डांस करके दिखाऊँ। एमजे के मैंने वीडियोस वगैरह देखे थे एंड ही वाज डांसिंग सो वेल। तो मुझे लगा कि मुझे अदरवाइज इस लड़के में कैरेक्टर में दूसरा कुछ नहीं है, तो इफ आई कैन गेट अ गुड डांसर तो मुझे उसको एक्सप्लॉइट करने को मिलेगा, क्योंकि वो एक्चुअली हीरो तो हमारा सनी देओल है। ये एक लड़का एक लड़की के इश्क में पड़ जाता है और उसके बाद उसके ऊपर अत्याचार शुरू हो जाते हैं। तो इफ ही इज अकम्प्लिश डांसर देन आई कैन यूज हिम एज अ डांसर देयर। और वहाँ दूसरी तरफ एक और चीज थी कि सनी देओल का कैरेक्टर ऐसा नहीं था कि उसको नचाते। हाँ, तो वो कमी यहाँ पूरी हो रही थी। हाँ, तो इसलिए मेरा ये अकम्प्लिश्ड है और वैसे ही मुझे नया लड़का इंट्रोड्यूस करना है,
इसलिए फिर उसको लिया। और अपने आप में एक्टर भी अच्छा था उसके, मतलब ये गुड परफॉर्मर। हाँ, और डिम्पल कापाड़िया अपने आप में बहुत अच्छी परफॉर्मर रही। तो सवाल ही नहीं, तो वो जो कैरेक्टर आपने दिया था उन्होंने बखूबी निभाया एकदम एकदम। और फिल्म में वो गाना जो जाओ तुम चाहे जाओ, हाँ, वो आज भी सिग्नेचर ट्यून की तरह वो बजता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपनी यादों के उजाले बांट रहे थे निर्माता, निर्देशक, फिल्म संपादक और लेखक एन चंद्रा। एन चंद्रा से बातचीत की अमरकांत दुबे ने। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का चौथा भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग HR पाटले का, संयोजन तेजश्री शेट्टे का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों की।